हेलो एवरीवन। होप आप लोग सब लोग फाइन हो गए और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। माई सेल्फ मनदीप कुमार एंड आप लोग को मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास मैंने लिया था तो मैथ्स का टॉपिक पर कि मैं कैसे मैथ्स को पढ़ाऊँगा, कैसे डील करूँगा, इस चीज़ पर मैंने कल ने क्लास लिया था। और आप लोग को एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आप जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो आप उस पर फुल्ली फोकस्ड रहो। लाइक जो भी बैंकिंग के स्टूडेंट हैं वो पार्टिकुलर, क्योंकि बैंक और एसएससी थोड़ा डिफरेंस होता है। बैंकिंग में मैथ्स का लेवल कैलकुलेटिव थोड़ा ज़्यादा आता है कंपेयर टू एसएससी। और रेलवे का भी मैथ, रेलवे एंड एसएससी मैथ्स लेवल इज़ क्वाइट सेम, वो दोनों लगभग बराबर ही होते हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है उतना ज़्यादा। तो आप लोग एकदम फुल प्लानिंग कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। लाइक मैथ्स में आपका बैंकिंग में चल रहा है तो बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बट जो तीनों का जो होता है बेसिक फंडामेंटल्स, वो तीनों का सेम होता है और टॉपिक्स भी सेम ही पढ़ने होते हैं। लाइक परसेंटेज पढ़ना है तो आपको बैंक में ही पढ़ना है, एसएससी में भी पढ़ना है एंड रेलवे में भी पढ़ना है। बट जहाँ तक की बात होती है कि एडवांस मैथ की बात आती है, तो एडवांस मैथ में आपका एडवांस मैथ मेजरली आपका एसएससी और रेलवे एग्जाम में देखा जाता है। एडवांस मैथ ये आपका ज़्यादातर एसएससी एंड रेलवे, ये जो बोथ एग्ज़ाम्स हैं, और आप सीडीएस वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर भी आता है। ये बहुत सारे जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव वनडे एग्ज़ाम हैं वहाँ पे आते हैं। बट बैंकिंग में एडवांस मैथ का रोल प्ले बहुत कम ही पड़ता है, मतलब एक दो क्वेश्चंस आ गए तो आ गए, ज़्यादातर नहीं आते हैं। बैंकिंग में आपका ज़्यादा फोकस्ड होता है सिंप्लीफिकेशन और डीआई, इस पे ज़्यादा वर्क होता है और उसमें रीजनिंग का लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू एसएससी, रेलवे एंड अदर्स एग्ज़ाम। तो आप लोग पार्टिकुलर ये पहले तो अपना लाइफ में एक डिसाइड कर लेना कि आप किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो और उसी ओरिएंटेशन पे आपको प्रैक्टिस करना होता है मैथ्स को। ऐसा नहीं कि मतलब बैंक, एसएससी एंड रेलवे आप तीनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स सारे बनाए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप लोग पहले फोकस्ड रहना कि मुझे किस एग्ज़ाम्स के लिए मैथ पढ़ना है। एसएससी एंड रेलवे का बात किया जाए तो कम एसएससी में जो मैथमेटिक्स का लेवल होता है कंपेयर टू रेलवे थोड़ा हाई होता है, क्योंकि इसमें एडवांस का लेवल भी काफ़ी अच्छा आता है। एडवांस में सर्कल, ज्योमेट्री, ये सब जा रहे जितने हैं, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, ये सारे क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। इवन ट्रीगो, अलजेब्रा भी काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन आते हैं। उसमें हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे मतलब क्वेश्चंस को जल्दी बनाया जाता है, वो सारे चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। तो आज कल मैंने आप लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक में आप लोग का मैंने ये परसेंटेज का क्लास लिया था, एक जस्ट ओवरव्यू बताया था कि कैसे परसेंटेज को पढ़ना है। आज मैं उसी टॉपिक को आज मैं स्टार्ट करूंगा और उसी में क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपका चलता रहेगा। इस परसेंटेज टॉपिक को कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि ये एक मेजर टॉपिक माना जाता है। क्योंकि अर्थमेटिक में मेजर टॉपिक आपका नंबर सिस्टम। यदि मैं अर्थमेटिक की बात करूं, यदि मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो इसमें तो पहला आपका टॉपिक एक हो गया नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं हिंदी में, संख्या पद्धति। दूसरा हो गया आप जितने सारे सिंप्लीफिकेशन वगैरह पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम भी एक वास्ट टॉपिक है, उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आते हैं, लाइक यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। एंड द थर्ड वन इज सर्च पावर इंडिसेस, इंडाइसेस। एंड द फोर्थ आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारा बहुत सारा टॉपिक्स आता है। तो मैं तो अभी टॉपिक का पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी मेजरली आपको स्टार्ट करूँगा परसेंटेज से, देन वहाँ पर फिर प्रॉफिट लॉस। जब मैं ये सेक्शन पढ़ाऊँगा नंबर सिस्टम, तो वो मैं नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, पावर सोर्स, जिससे वो तीनों एक साथ चलेंगे। बट जब मैं परसेंटेज से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपका परसेंटेज, इसके बाद क्या चलेगा, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। इसी में आपका डिस्काउंट भी होता है, सी आई एंड एस आई। ये तीन चार टॉपिक काफ़ी को रिलेटेड होते हैं। जब आप रेशियो पढ़ते हो
तो रेशियो के साथ क्या होता है कि आपको एवरेज भी साथ में पढ़ना चाहिए। जब आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह भी साथ में पढ़ना चाहिए। तो मतलब इतने ही 2-3 कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर दें तो आपका अर्थमेटिक अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है और आप ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करते हो। तो मैं अभी इस पोर्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ परसेंटेज, फिर देन अगेन प्रॉफिट लॉस एंड CISI पे जाएंगे। अगेन फिर हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम या टाइम एंड वर्क वगैरह कौन से टॉपिक पे जाएं, वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। तो आज मैं आप लोग को परसेंटेज का जो टॉपिक है उसका सबसे बेसिक चीज़ फ्रैक्शन, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये मैंने कल भी बताया है बट मैंने कल जस्ट ओवरव्यू दिया था। आज मैं पूरा उसका डिटेल्स में आपको उसको नोट डाउन भी करना होगा और उसको प्रैक्टिस भी करना होगा, घर पे मेमोराइज भी करना होगा। कहीं पे भी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जो यूज है आपको पूरे मैथ में एग्जाम काम में देगा। आप जब तक प्रिपरेशन करते हो, जब तक आप एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं करते हो, तब तक वो आपको वर्क करेगा। परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू, और वो इतने सारे होते हैं, कम से कम 1-2 नहीं होते हैं, कम से कम 40-50 तो अच्छे होते ही हैं, और वो मेमोराइज करना भी चाहिए यदि आप सही से एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तब। आपको एक स्टार्टिंग में क्या होता है, पढ़ाई में क्या है, स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ स्लोली पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छे से पढ़ना चाहिए। बाद में आपको तो फास्ट आना ही है, बस शुरुआत में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका क्या कोर है, कोर तो सबको मालूम होना चाहिए, फंडामेंटल्स सबको पता होना चाहिए। क्योंकि फंडामेंटल्स यदि किसी भी पर्सन का अच्छा नहीं होगा तो वो आगे जाके अच्छे क्वेश्चंस में भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और मोस्टली एग्जाम में ये देखा जाता है आपका फंडामेंटल्स और से ही 80% क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप जो भी ट्रिक वगैरह का बात करते हो वो ट्रिक नहीं होता है, बस उसको हम लोग क्या होता है बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप मेथड को बस माइंड से करते हैं, तो वो क्या होता है कि बस एक ट्रिक बन जाता है। आप कभी भी उसको ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करना चाहिए, और कोई भी ट्रिक का फॉर्मूला नहीं रटना चाहिए। बस आप बेसिक जान रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक वो क्या होगा कि आधा क्वेश्चंस का मेथड आपको दिमाग में ही सॉल्व होगा। तो परसेंटेज में सबसे पहले बेसिक आप क्या देखते हो कि स्टार्ट कर रहे थे हम लोग कल कि 100% जस्ट इक्विवेलेंट टू 1 एंड 50% जस्ट इक्विवेलेंट टू 1/2 था। इसी तरह से 1/3 जो हमारा है 33 1/3%, 1 इक्विवेलेंट टू 100%, 1/2 इक्वल टू 50%, and 1/4 just equivalent to 25%, 1/5 इक्विवेलेंट टू 1/5 किसके बराबर होता है, 20% के बराबर। 1/6 किसके बराबर होता है। अब ये कैसे निकल रहा है ये तो आप लोग को पता चल ही रहा होगा, जब कुछ नहीं कर रहे हैं बस 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये कोई फास्ट भी कर सकता है, कोई स्लो भी कर सकता है, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा वो फास्ट करेगा। 1/6 इंटू 100 करना मतलब 50/3, मतलब इट मीन्स हो गया 62/3%। 1/7 14 2/7, 1/7 मतलब हो गया 100/7, 100/7 का मतलब 14×7 = 98 + 2 100/7। 1/8 यदि हम बोलेंगे तो 100/8 मतलब 50/4, 25/2 मतलब ये क्या हो गया 12.5%। 1/9, 1/9 गुना 100, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आता ही रहता है, 11 1/8 12.5%। 1/9 हो गया 11.1/9%। 1/10 मोस्टली सबको पता होगा 10%। 1/11 9.1/11%। तो 9 में क्या देखना है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे 1/9 दिख रहा है, तो 1/9 11 1/9 दिखा मतलब 1/9%, 1/9 हो गया उसका फ्रैक्शन वैल्यू। यदि यहीं पे हम अभी मल्टीपल फ्रैक्शन में जाएंगे, 22 2/9 रहे तो ये 2/9 के बराबर होगा। एग्जाम में आपको 44 4/9 भी मिलेगा, खासकर बैंकिंग एग्जाम में ये तो ज़्यादा आता है। 44.4/9% बोल देगा, प्रॉफिट परसेंट है, उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो वहाँ पे यदि आप कैलकुलेट परसेंटेज को कन्वर्ट किए हैं टाइम लगाकर कि 44 × 9 + 4, तो वहीं पे आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। 20 सेकंड तो जाएगा ही, 30 सेकंड। तो वो क्या हो 44 4/9 कहीं भी देखें तो दिमाग में बस ये जाना चाहिए कि 4/9 के बराबर है वो, तो वो बस दिमाग में जल्दी आया मतलब क्वेश्चन हमारा बनना स्टार्ट हो गया।
1/12 के बाद 1/12 8 1/3%, मतलब 1/12 का मतलब हो गया कितना, 100/12, 100/12 मतलब 25/3, 25/3। ये सब खुद मेमोराइज करना चाहिए। जैसे आप स्क्वायर 1 से 100 तक, 1 से 50 तक, मिनिमम तो 1 से 50 तक तो याद ही रखना चाहिए, और 100 तक फाइंड करने का तरीका भी होना चाहिए, मतलब जल्दी। वो मैं आप लोग को जब नंबर सिस्टम स्टार्ट करूँगा तो वो मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा कैसे स्क्वायर को 100 तक, इवन लोग हज़ार तक भी ईजिली फाइंड करते हैं। मतलब कि उनको फाइंड करने दिया जाता है, वो 6 सेकेंड 8 सेकेंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1/13, अब 1/13 मतलब 100/13, 100/13 का मतलब क्या हो गया, कितना आएगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू, 7.1391, 9/13। अब जैसे कि एग्जाम में तो ये सब ज़्यादा प्रचलन में है, लाइक 12 1/2%, 11 1/9%। क्वेश्चन को टफ करना चाहेगा तो ये भी डाल सकता है वो 7 9/13% का, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट में डाल दे, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दे, चाहे वो परसेंटेज का सवाल में सिंप्लीफिकेशन में ही क्यों ना डाल दे। आपको मान ली किसी भी पर्सन को हम 169, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन इसमें हम जनरेट कर दें, जब आप क्वेश्चंस ऐसे ही दे दिया जाए 169 का 7.9/13% और प्लस सिंप्लीफिकेशन में जो सवाल होता है और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए कुछ भी ऐड करके, तो ये मान लीजिए पहली बार कोई बच्चा इसको देखेगा तो उसको लगे यार 7.9/13% है क्या, लेकिन जो इसको प्रैक्टिस किया हो रहेगा उसको तो ईजिली पता वो 1/13 के बराबर होता है। और एग्जामिनर क्या करता है, वो ऐसा ही नंबर सेट करता है कि वो मल्टीपल होता है उसका, चाहे 13 बार में कटे, चाहे 12 बार में कटे, या कितने टाइम्स में कटे। तो जिसको भी पता हो कि ये 1/13 के बराबर होता है और ये इसका आंसर डायरेक्ट 13 आएगा। अब ये 169 की जगह वो 26 भी कर सकता है, 39 भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये नहीं कि मतलब 169 ही सेट करेगा, लेकिन ऐसा ही नंबर वो लोग सेट करता है, खासकर एसएससी और रेलवे के एग्जाम में, कि वो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कट जाए। वो डेसिमल में आंसर, यदि डेसिमल में आंसर आएगा तो सारे बच्चे का आएगा, टाइम वहाँ पे लगेगा ही, ऐसा नहीं कि कोई भी जादू से आंसर ले आएगा वहाँ पर। तो बैंकिंग में थोड़ा सा देखा जाता है कि डेसिमल वगैरह में आता है, तो वो भी उतना भी ज़्यादा नहीं है, अप टू 1 डेसिमल, अप टू 2 डेसिमल। लेकिन वहाँ पे ही उस एग्जाम ओरिएंटेशन, वहाँ पे हम लोग एडवांस कम पढ़ते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं, कैलकुलेशन पे ही फोकस करते हैं। जब आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको फुल टू सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे वर्क करना है। लेकिन आप एसएससी एंड रेलवे वगैरह जैसे और अदर्स एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, आपको लिमिटेड टाइम में बनाना होता है, तो वहाँ पे डाटा वैसा ही सेट करते होते हैं कि मतलब हाँ डाटा इजीली डिडक्ट हो, इजीली कटे, तभी आंसर आ सकता है वो। उसके बाद 1/14 का देखा जाए तो कितना होगा, 1/14 मतलब 1/14 इंटू 100 करेंगे तो 50/7, 50/7 मतलब 7.1/7। 1/15 का 20 तक देखते हैं हम लोग ज़्यादातर। 1/15 मतलब 100/15, 100/15 मतलब 20/3, 20/3 मतलब 6.2/3। ये सब परसेंटेज तो बैंकिंग में आता ही है, काफ़ी देखा गया है। मतलब आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये सब आता है कि नहीं आता है। और 1/15 के अलावा फिर 1/16, 1/16 इंटू 100, 100/16। जब ये सब आप खुद से करोगे तो माइंड में करना पड़ता है। माइंड में जब आप जितना ज़्यादा करोगे कैलकुलेशन तो उतना आपको हैबिचुएट होगा, नंबर से खेलने का आदत हो जाएगा। कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, यही सब चीज़ है कि आप 1 से 100 तक कभी भी मैथ बना रहे हो, कभी भी बैठे 5 मिनट में 1 से 100 तक स्क्वायर लिख लिए बैठ के कि हाँ कैसे कैसे लिखा रहा है, बस प्रोसेस पता होना चाहिए। तो आप जितना ज़्यादा नंबर से आप खेलोगे तो उतना ज़्यादा क्या होता है कि माइंड में बैठता है वो कि हाँ इतना एक मल्टीपल। अब जैसे 13 इंटू 12 किसी को करने बोले, बहुत से लोग टाइम लगाए, किसी को पता है कि 156 होगा, तो कैलकुलेशन करते करते कुछ मल्टीप्लिकेशन भी याद हो जाते हैं, और जिनको याद होना स्टार्ट हो गया मतलब वो क्वेश्चंस को जल्दी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही सारा चीज़ मैथ्स में खेल है। शुरुआत में आपको थोड़ा सा मेहनत देना होगा और प्रैक्टिस में लगना होगा। और कभी भी मतलब आप कुछ भी प्रैक्टिस करते हो, चाहे स्क्वायर का लिखने का तरीका या परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू लिखने का तरीका, ये सारी चीज़ करता रहना चाहिए। 1/16 हो गया आपका, 100/16 मतलब 25/4, 25/4 मतलब 6.1/4%। 1/17 का देखें तो 17×5 = 85, 5.15/17। 1/18 50/9, 9×5 = 45, 5.5/9। उसके बाद 1/19, ये सब जनरली उतना आता नहीं है लेकिन फिर भी कभी कभार आ जाए तो
कर लेना चाहिए। ये हो गया 5.5/19 और 1/20 तो सबको पता होगा कि 5% के बराबर होता है। तो 1 से लेकर स्टार्ट कर 20 तक मिनिमम तो करना ही चाहिए। इसमें कम से कम 2-3 को छोड़कर बाकी तो एग्जाम में आ ही गया है। 2-3% का फ्रैक्शन वैल्यू को छोड़ दे, हो सकता है 19 वाला नहीं आया होगा, 17 वाला नहीं आया होगा, लेकिन बाकी ये सब एग्जाम में बहुत कॉमन है। 6.1/4% आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखने को मिले, चाहे रेशियो में मिले, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में मिले। किसी भी एग्जाम में कहीं पर कोई भी टॉपिक हो वहाँ पर ये परसेंटेज वैल्यू देखेगा। लेकिन वहाँ पर यदि आपको 2-3 बार इसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ईजिली दिमाग में आएगा। कोई भी बच्चा को क्वेश्चन जल्दी कैसे बनता है, क्योंकि वो उसको स्ट्राइक जल्दी करता है। और किसी का लेट स्ट्राइक कर रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस थोड़ा बेसिक पे कम किया है, बस क्वेश्चंस बनाना चालू कर दिया डायरेक्ट, तो वो डिफ़िकल्टी तो फेस करेगा ही। तो इसको आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं और ख़ुद भी प्रैक्टिस आपको करना होगा। मैंने एक बस मेथड बता दिया है कि ऐसे करना होता है। अब इस मेथड को आप चाहे 2 बार में याद कर लो, 5 बार में याद कर लो, बट करना तो है ही। यदि एग्ज़ाम निकालना है तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। यदि एग्ज़ाम ना निकालना हो तो कोई बात नहीं, फिर तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। क्वेश्चन फास्ट बनाना है या टाइम लगा के बनाना है। टाइम लगा के बनाना है तो आराम से इस क्वेश्चन को, परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल सकते हो। बट यदि आप क्वेश्चन को चाहते हैं कि जल्दी बने तो कुछ कुछ तरीके को फॉलो तो करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे जो भी टॉपिक्स में आते हैं, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे नंबर सिस्टम हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, हर जगह कुछ ना कुछ प्रोसेस है, उस चीज़ को फॉलो करना होता है। डिफरेंस यही होता है कि हम लोग जब 9, 10, 8, 9 में पढ़ते तो वहाँ पे होता था कि हमको 5 नंबर 10 नंबर मिलता था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लिख लिख कर बनाते थे। बट यहाँ पे आपको मार्क्स उतना नहीं, बस 1 मार्क्स 2 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कॉन्शियस रहना हो कि क्वेश्चंस को बस जल्दी बनाना है, इतना नहीं हम लोग को सोचना पड़ता है। अब इसमें नेक्स्ट में आए, ये तो आप लोग अभी देखे 20 तक मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करके दिखाया कि कैसे मैंने 1/12, 1/13, 1/14 ये सबको कन्वर्ट किया। अब आगे देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट मल्टीपल फ्रैक्शन। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो चलो एक बेसिक है। मल्टीपल फ्रैक्शन मल्टीपल फ्रैक्शन, अभी तक तो हम लोग 1/3 देख रहे थे, 1/5 देख रहे थे, 1/8 देख रहे थे। अब 3/8 भी एग्जाम में आता है। 37.5% भी आजकल एग्जाम में आने लगा है। अब 37.5% जिसको भी 3/8 पता होगा उसको तो काफ़ी एडवांटेज मिलेगा ही। अब वही चीज़ मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कैसे मल्टीपल फ्रैक्शन को करते हैं। एक बार तो उसका प्रैक्टिस करिएगा, एक बार इसका भी आपको करना ही पड़ेगा। अब जैसे पहले स्टार्टिंग में एक नंबर लेके चलते हैं, स्टार्टिंग 1/3 से। इसका हम लोग देखे थे कितना होता है, 33 1/3%। अब हम लोग जानते हैं कि 1/3 का वैल्यू होता है 33.1/3%। 33.1/30% बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे एग्जाम में देखा गया। ये कहीं भी परसेंटेज दिया हो इसका मतलब होता है 1/3। मतलब वो 3 रुपया वस्तु का क्रैमुल हो, 1 रुपया का लाभ हो सकता है। जब लाभ बोलेगा तो लाभ होगा, हानि बोलेगा तो हानि होगा, डिस्काउंट बोलेगा तो डिस्काउंट होगा। जब यदि डिस्काउंट परसेंटेज बोलेगा 33.1/3%, मतलब 3 रुपया का मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य, और 1 रुपये का क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। यदि बोलेगा किसी संख्या में 33.1/3% बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर 3 था, बढ़ के 4 हो जा रहा है। बोलेगा किसी संख्या में 33.1/3% हम बढ़ा रहे हैं और वो संख्या बन गया 64, तो बताइए मूल संख्या क्या है। तो जब आपको पता है कि बढ़ के हो गया 64, मतलब 4 बराबर 64, तो 1 बराबर 16, तो 3 बराबर कितना, 48 हो गया कि नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को वहाँ पर ही यूज होता है। ये जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो इसका यूसेज भी पता चलना चाहिए। जब अभी हम आप लोग को क्वेश्चंस भी कराएंगे, एकदम बेसिक सा क्वेश्चंस लेंगे, कैसे उस क्वेश्चंस को भी जल्दी टैकल किया जाता है वो देखेंगे। अब 1/3 इसी का मल्टीपल करें हम लोग तो 2/3 होता है। अब 2/3 का मतलब क्या हो गया,
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 2/3, 33 दूनी 66, 66 2/3% होगा कि नहीं? ये भी बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा देखा गया ये सब। जब डीआई वगैरह का सवाल बनाओगे तो वहाँ पे भी मिल सकता है ये। मतलब मैथ्स का कहाँ पे जगह नहीं हो कि ये न रहे। मेंसुरेशन में हो सकता आ जाइए, किसी बोल देगा किसी वर्ग की भुजा को 66 2/3% बढ़ा दे, बताइए एरिया कितना प्रतिशत बढ़ेगा? तो जब आपको इसका 2/3 मालूम नहीं होगा तो आप बढ़ाते रह जाइएगा। फिर नॉर्मल मेथड से यदि बढ़ाएंगे, नॉर्मल मेथड से इसको कैलकुलेट करेंगे तो जाएगा। जो क्वेश्चन 40 सेकंड का बनना होगा, 50 सेकंड का बनना होगा, वो सीधा 1.5 मिनट भी खाएगा। मैथ्स में टाइमिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है। इंग्लिश और रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस में क्या है, यदि आपको स्ट्राइक किया आता है तो बना 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड, बहुत तो बहुत। लेकिन मैथ और रीजनिंग में नहीं आएगा ना, और मेथड स्ट्राइक दिमाग में नहीं करेगा, जल्दी प्रोसेस भी नहीं पता होगा, तो जाएगा आपका लगभग 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट। और जब आप छोटे छोटे क्वेश्चंस पे 2-2 मिनट लगाना चालू करोगे तो फिर आपका कंप्लीट भी नहीं होगा एग्जाम में क्वेश्चंस। फिर उसी लोग का होता है कि यार बहुत कम बना, 60 क्वेश्चन बना, 70 क्वेश्चन बना, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। चाहे आप किसी चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हो। अब 1/3 के अलावा फिर हम लोग क्या इसके बाद में देख रहे थे, 1/4। अब 1/4 को हम लोग क्या बोलेंगे, 25%। 2/4 का तो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 50% के बराबर होता है, लेकिन 3/4 इंपॉर्टेंट है। 3/4 काफ़ी देखा जाता है, ये 75%। अभी परसेंटेज में ही जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, वहाँ पे आता है कि एक आदमी अपने इनकम का 75% से एक्सपेंड करता है, मतलब खर्च करता है। एक आदमी अपने इनकम का 75% खर्च करता है, और यदि उसका इनकम 20% बढ़ जाए तो बताइए सेविंग कितना परसेंट बढ़ेगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन जनरेट होता है, और तब वहाँ 75% में 4/3 यूज होता है, क्योंकि 4 रुपया वो कमा रहा है तो 3 खर्च कर रहा है। हम डाटा जितना भी छोटा रखेंगे, यदि आप 100 रुपया मान के चलेंगे तो क्वेश्चन लेंदी पड़ जाएगा। फिर आपको मानेंगे कि 100 रुपया इनकम में 75 रुपया खर्च हो रहा है, तो जब आप उसका परसेंटेज वैल्यू डिफरेंस ऑफ एंस निकालना स्टार्ट करेंगे तो आपको कैलकुलेटिव हो जाता है थोड़ा। तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं, और कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ये तो है बहुत ही आसान चीज़, शुरुआत में देखने में तो लगेगा ही बहुत आसान है, बट ये जिसको भी याद होगा उसको तो हेल्पफुल होता ही होगा। अब इसमें 1/5, 1/5 कितना हो गया, 20%। अब 1/5 के बाद क्या होता है, 2/5 भी हो सकता है, 40%। 2/5 के बाद 3/5 भी आता है एग्जाम में, 60%। फाइनली 4/5 भी आता है। ये सब तो बहुत ही आता है, आता क्या है, आना ही चाहिए। 80%, 80% कहीं भी क्वेश्चन में दिखा, दिमाग में 4/5 तुरंत, चाहे सिंप्लीफिकेशन में वो दिखे, चाहे परसेंटेज में खुद ही दिखे, चाहे प्रॉफिट लॉस में, कोई भी टॉपिक हो, बट आपके माइंड में 4/5 आना ही चाहिए। 80% मीन्स 4/5, 75% मीन्स 3/4। अब इस तरह से हम लोग 5 तक का देख लिए मल्टीपल फ्रैक्शन। 6 वाले में भी होता होगा, 7 वाले में भी होता होगा, 8 वाले केस में भी होता है। जो जो इम्पॉर्टेंट है उसी को ही लिखेंगे, बाकी का फालतू छोड़ो, 1-2 छोड़ भी देंगे, लेकिन वो भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हो सके एग्जामिनर क्या हो, जो कॉमन जो चीज़ चल रहा है वो ना पूछ कर वही पूछ दे। तो यदि जो ट्रेंड में चल रहा है अभी आजकल के टाइम में, क्या हो रहा है, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट, टफ, ये सब क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले का ट्रेंड था 20%, 25%, 30%, 33.1/3%, ज़्यादा ज़्यादा ये सब। अब पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ, लोग उस तरीके से चेंज नहीं हुए, वही RS अग्रवाल वाले मेथड से बनाना चालू करते थे। आज से 5 साल 6 साल पहले लोग RS अग्रवाल भी पढ़ के एग्ज़ाम निकाले हैं, बट अभी आप नहीं निकाल पाओगे। आपको कुछ ना कुछ तरीका अलग करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के तरीके हो रहे हैं अलग। ये सब आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तभी अभी मैं जब क्वेश्चंस वगैरह बनाऊंगा तो उसमें तो इसका बहुत ही यूज होगा। जहाँ भी 20-40% दिखेगा, 33 दिखेगा, वहाँ पे हम डायरेक्ट 1/3 लिखेंगे। अब वहाँ पे ये कोई बच्चा सोचता रहेगा ये सर मास्टर जी 1/3 कैसे लिख दिए, तो वो उसको स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम लोग 1/5 का देख चुके थे, तो बचा अब इसके बाद क्या आता है,
6, 1/6 इक्वल टू 16/2/3%। 1/6 का वैल्यू का मान होता है कितना? 16.2/3%। तो 2/6 का तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2/6 ऑलरेडी आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। तो 2/6 क्या हो जाएगा? 1/3 के बराबर, और 1/3 होता है 33.1/3%। ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ ही है। 3/6 का भी जरूरत नहीं, 4/6 का भी जरूरत नहीं, 5/6 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4/6 भी हमारा पढ़ा हुआ है। 4/6 का मतलब 2/3 होता है। 2/3 ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं, 66.2/3 होता है। लेकिन 5/6 तो आपको याद रखना होगा। और 5/6 आप कैसे कैलकुलेट करें? जैसे कि 1/6 का वैल्यू हम बताएं 16.2/3 होता है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 16 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80। जब इसमें कर रहे हैं तो इसमें भी तो करना ही पड़ेगा, 5 से करेंगे तो 80.10/3%। लेकिन ऐसे तो हम लोग लिख नहीं सकते, क्योंकि कभी भी हमारा डिनोमिनेटर जो है नोमिनेटर से छोटा नहीं हो सकता। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 80 प्लस 3.1/3, ये तो कर सकते हैं। और जब भी आप सिंप्लीफिकेशन के सवाल में देखोगे कि हम लोग ये तो इंटीजर ही, ये भी इंटीजर है, दोनों को जोड़ सकते हैं। 80 + 3 कितना हो गया? 83.1/3%, 83 1/3% इक्वल टू 5/6। तो जो बच्चा प्रैक्टिस इसको किया हुआ रहता है वो आसानी से 83 1/3% कहीं पे भी देखा, 83 1/3%, ये डाटा उसको कहीं भी मिलेगा, उसके दिमाग में 5/6 बोलेगा। क्वेश्चन ऐसे ही सिंपली क्रिएट किया जा सकता है कि किसी नंबर में 83 1/3% बढ़ा दें तो वो नंबर बन जाता है, मान के चलो 121 बन गया। अभी मैं क्वेश्चन बस ओरली बोल रहा हूँ, जब करवाऊंगा क्वेश्चन तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा आप लोग को कि, एंड आपको ऑप्शंस भी दिया हुआ रहेगा, तो आप इजीली फिर आप भी कर पाओगे। 83 1/3% किसी नंबर में बढ़ा रहे तो वो नंबर 121 हो गया, तो वो नंबर ओरिजिनल नंबर कितना है? तो 83 1/3% का जिसको भी वैल्यू तुरंत पता है कि 5/6 होता है, मतलब ओरिजिनल 5 था, उस 6 था, और उसमें हम लोग 5 बढ़ा रहे हैं, तो 6 + 5 कितना हो गया? 11। 11 का मान कितना दिया हो? 121। तो 1 का मान कितना हो गया? 11। तो 6 का मान 66। जो बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो इतना भी नहीं लिखते, हम तो इतना लिख भी रहे हैं, वो माइंड में ही आधा काम करेंगे। वो बस देखेंगे कि 11 बराबर इतना, 1 बराबर कितना आ रहा है, 6 बराबर खुद ही गुना कर लेंगे वो सब कुछ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। तो यहाँ पे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये इम्पॉर्टेंट है कि 1/6 का वैल्यू कितना होता है, और एक इम्पॉर्टेंट ये है हमारा 5/6। 5/6 का ये वैल्यू याद रखना चाहिए। ये तो हम बस मैंने बता रहा था कि मतलब ये कन्वर्ट होकर ऐसे आता है। 5/6 का जो एक्चुअल वैल्यू है 83 1/3%, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि किसी को नहीं भी पता होगा ना तो वो मल्टीप्लाई करने में वो टाइम ले लेगा वो, और वो मल्टीप्लाई करने में जितना टाइम लेगा उसी में कहानी ख़त्म हो जाएगा। 5 या 6 हम लोग देख लिए, तो अब लोग 7 का भी तो बात है। 7 में भी तो मल्टीपल आएगा, वहाँ पे भी तो इम्पॉर्टेंट रखता होगा। अब हम लोग 7 का देखेंगे। सेवन में क्या है? 1/7 का वैल्यू 14/2/7%, 1/7 का हो गया। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे 2/7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28 4/7%। 1/7 का मान 14.2/7 है। 14 7 98 प्लस 2 100/7। 2/7 का मान 28.4/7, 2 से गुना कर दिए, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4। 3/7 14 या 42.6/7।
42.6/7। 4/7 14 गुना 4 56.8/7%। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 8/7 को 1.1/7 लिखेंगे तो 57.1/7 होगा कि नहीं। 57.1/7% इक्वलेंट टू 4/7, 4/7 का मान होता है। यही सारा चीज़ आप लोग को बस याद हो जाएगा। जब आप 2-4 बार इसको खुद से करोगे तो याद होना ही है। कितना होगा, मुश्किल से 50 होगा। अब हम 50 डाटा याद नहीं रख सकते हैं तो मैथ्स पढ़ना क्या फ़ायदा फिर। जब आप जीएस पढ़ते हैं तो हज़ार जीएस ऐसे ही रटते रहते हैं। मैथ में आप छोटा मोटा भी चीज़ 50, 100, 200 ज़्यादा इतना ही फार्मूला होगा या डाटा होगा, कुछ भी होगा। फार्मूला आपको मेजरली मिलेगा बस एडवांस में। अर्थमेटिक में कोई फार्मूला होता ही नहीं है, सब नॉर्मली मेथड रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस में सिंपल, आप जानते हो प्रॉफिट होता है तो मतलब क्रैमुल से बड़ा होता है बेक्रैमुल, और हानि होगा तो क्रैमुल ज़्यादा बड़ा होता है बिक्रैमुल से। बस बेसिक लॉजिक पता होता है, उसी से अर्थमेटिक बनता है। फार्मूला आपको बस ट्रीगो वगैरह में, अलजेब्रा वगैरह में थोड़ा वो भी बेसिक फार्मूला, बाकी फिर आपको वहाँ पे भी दिमाग ही लगाना पड़ेगा। और अर्थमेटिक में तो इतना फार्मूला ट्रिक वगैरह नहीं रटना चाहिए। कोई भी हो, आप कितना ट्रिक रटिएगा, बस बनाने का प्रोसेस और स्टेप जंप करने का प्रोसेस, ये आपको बस आना चाहिए। और ये धीरे धीरे आता है, आप यदि करना चाहोगे तो ज़रूर आएगा। अब हम लोग 1/7 में 4/7 तक देख लिए, तो 5/7 भी तो होता होगा। 5/7 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 14×5 = 70.10/7%। तो इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 10/7% लिख नहीं सकते, नोमरेटर का भी बड़ा नहीं लिख सकते डिनोमिनेटर से। जब हम लोग इसे फ्रैक्शन में दिखाते हैं तो 71/3/7%। तो जब 5/7 देख लियो तो एक लास्ट में इसको छोड़ने से क्या फ़ायदा है। 6/7, अब 14 गुना 6 84 6 दूनी 12/7, तो ये बन जाता है 85 5/7। इसमें आपको कम से कम 4 तक तो याद होना चाहिए। 4 तक एग्जाम में मैंने बैंकिंग के बहुत सारे पेपर में भी देखा है। और बैंक में तो आपको पूरा पढ़ना है, बैंक में तो आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। एसएससी में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कम भी दे, अभी तक यहीं तक चल रहा होगा, लेकिन बैंक में ये सब भी डाटा एग्जाम में आ चुका है और आ भी रहा है। जो भी बैंक की तैयारी कर रहा है वो तो दम अर्थमेटिक को एकदम फाइन तरीके से, जहाँ जितना हो सकता है तोड़ तोड़ कर और अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ऊपर ऊपर करने से बैंकिंग में तो और नहीं होगा फिर। अब इसमें 1/7 का हम लोग मल्टीपल फ्रैक्शन देख लिए। अब बचा इसके बाद 1/8। वन बाई एट में स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा, 12.5%। तो 2/8 लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। 2/8 मतलब 1/4 होता है। 3/8 तो बहुत ज़रूरी है, 3/8 बहुत ज़रूरी है। और 3/8 कितना हो जाएगा, 12×3 = 36, 3/2%, 36 3/2% हो जाएगा। अब 36 3/2% नहीं लिख सकते हैं तो इसको चेंज करके करेंगे 37 1/2%। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये VBI में आएगा। ये 1/8 और 1/8 का जितना भी बता रहे हैं सब चारों इंपॉर्टेंट है। 4/8 का जरूरत नहीं है, 50% हो जाता है। 5/8 तो है ज़रूरत। 5/8 मतलब 12×5 = 60, 60 5/2, 60 5/2 लिख नहीं सकते हैं तो 62 1/2 लिखाता है डायरेक्ट। 62.5% इसको डायरेक्ट बोलते हैं। जहाँ 62.5% को आप 5/8 न समझे एग्जाम में या क्वेश्चन बनाते टाइम तो समय लगेगा आपको। 5/8 के बाद 6/8 कोई यूज नहीं है, 3/4 75% हो जाएगा। तो 7/8 का मतलब 62 84
और 84/7/2 मतलब 87.5%। ये भी बहुत ज़रूरी है। ये चारों VVI जिसको बोलते हैं इम्पॉर्टेंट, एकदम याद होना चाहिए ये चारों, क्योंकि ना याद होगा तो फिर क्वेश्चन में टाइम तो लगेगा ही आपको, फिर उसमें आप किसी से एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो। अब आते हैं इसके बाद 1/8, 3/8, 5/8 और 7/8। चारों का फ्रैक्शन वैल्यू 12.5%, 37%, 62% और 87%। 87% मतलब हो गया 7/8। कहीं पे भी बता दिया जाए कि 87% कोई भी आदमी अपनी इनकम का खर्च करता है, मतलब वो बंदा कहीं ना कहीं 8 रुपये इनकम कर रहा है, 7 रुपये खर्च कर रहा है। अपने इनकम का 8 भाग में 7 रुपीज़ वो स्पेंड करता है। क्वेश्चंस को बस रिलेट करने के लिए ये सब याद कर रहा है और कुछ नहीं है। और याद करने के लिए आपको खुद भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से याद तो होगा नहीं। अब 1/9 11 1/9% ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 1/9 के अलावा फिर हम लोग देख सकते हैं 2/9 22 2/9%। 3/9 का तो यूज़ नहीं है। 3/9 मतलब 1/3, 1/3 मतलब 33 1/3, 4/9 जरूरी है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, 4/9, 5/9, 55, 5/9। तो इसमें तो आसान है, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है। 1/9 मतलब 11, 1/9%, 1/9 हो गया। 22 में रहा तो 2/9 हो गया। 2/9 यहाँ दिखेगा, 4/9 दिखेगा, 5/9 भी दिखेगा। बस डाटा यहाँ अलग होगा, 44 होगा, 22 होगा, 11 होगा, 55 होगा। लेकिन आप जब एक बार जाने हुए रहोगे तो जल्दी से 5/9 आएगा दिमाग में कि हाँ 5/9 ही होता है। नहीं तो बच्चा नॉर्मली जो पहली बार यदि एग्जाम में बनाएगा, उसको 5/9% दे दिया जाए तो वो क्या करेगा, गुना करेगा, फिर 5 जोड़ेगा, फिर 9 करेगा, फिर परसेंटेज हटाएगा। इतने में हटाने में उसका एग्जामो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर वो क्वेश्चन छूटेगा ही उसी में। जो उसका 20 सेकंड बचने वाला था, 20 सेकंड थोड़ा ज़्यादा लगेगा। वैसे ऐसा करके 2-4 क्वेश्चन मिल गया तो 2-3 मिनट का फ़र्क। 2-3 मिनट का फ़र्क मतलब 4-5-10 क्वेश्चन आपको छूटना। 5-10 क्वेश्चन छूटना मतलब आप मेरिट लिस्ट से बाहर। हो सकता है प्री क्वालिफाई कर लो, लेकिन बाद में तो आपको दिक्कत आएगा ही। अब 6/9 का भी जरूरत नहीं। 6/9 मतलब उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है 2/3, तो वो तो ऑलरेडी बता चुके हैं 66 2/3। 7/9 77, 7/9%। 8/9 लास्ट इसमें, क्योंकि 9/9 तो 100% ही हो जाएगा फिर। 8/9 88, 8/9। ये हो गया 9। 10 का तो पता ही होगा सबको, 1/10, 1/20, ये 1/10% हो गया। 1/10, 2/10, 3/10, उसका तो ज़रूरत नहीं है। 11 में थोड़ा ज़रूरत है, 12 में कुछ कुछ जरूरत, 12 में भी नहीं उतना है। फिर उसके बाद इतना तक तो आपको होना चाहिए अच्छा सा मल्टीपल फ्रैक्शन। 1/9 और थोड़ा सा 1/11 का देख लेंगे। इतना होने के बाद आप क्वेश्चंस में आपको दिक्कत थोड़ा कम आएगा, लेकिन इतना बस लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, आपको दिमाग में भी होना चाहिए। लिखने का तो कोई भी लिख देगा, उसको क्या करना है, गुना करके लिखना है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में आते हैं तो वहाँ पे तो पूरा नहीं लिखा हुआ रहता, वहाँ पे डायरेक्ट बस एक डाटा देगा। 55 5/9% देगा। 88 8/3 एक 8-9% देगा। 8/9% देगा। 62% देगा। 37.5 देगा। 57 1/7 देगा। अब सोचिए 57 1/7 कौन सा परसेंटेज हम लिखे थे 7 वाला में, 4/7 था वो। तो इसी तरह से जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्या होता है, 37.5 भी आपको याद हो जाता है, 62 भी आपको याद हो जाता है। जो भी आपका डाटा हो वो धीरे धीरे याद होना चालू होता है, बहुत ही। और जब याद मैथ में भी जब याद होना स्टार्ट हो गया तो मैथ भी आपका फिर जीएस जैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। बस इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का फ़र्क रहेगा। अब हम लोग आते हैं 10 का तो ज़रूरत नहीं, 11 में थोड़ा सा देख ले क्या होता है, कुछ नया आ जाए इसमें। 1/11 9 पूर्णांक 1/11
11%, 2/11, 18.2/11%। है तो सेम ही, बस मल्टीपल है कि 9 का मल्टीपल चल रहा है। वहाँ पे था कि 11, 22, 44, 55 थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिख रहा था, रिलेट दिख रहा था। यहाँ पे बस आपको 1/11, 2/11 से पकड़ना होगा। 3/11, 9×27, 27, 3/11%, 4/11, 44, 44 तो नहीं होगा, वो तो उधर था, ये हो गया 11। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, 4/11%। तो ये सब इतना भी कल्चर में नहीं है, लेकिन बैंक में तो है। यदि बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रहेगा। एसएससी में तो थोड़ा ये कम आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, लेकिन एसएससी में बाकी जो हम पहले बताए 9 तक, वहाँ तक तो है। एसएससी भी क्या कर रही है, अब धीरे धीरे बैंक वाला टाइप का मेथड को अब अप्रोच कर रही है। टाइम लगाती है। अब आजकल का जो पेपर आ रहा है, आप थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सा बैंक स्टाइल तो हो ही गया है, क्योंकि देख रहा है कि यहाँ पे कट ऑफ इतना सारा बढ़ जा रहा है, बच्चे बना रहे हैं, तो उनको ना बनाने के लिए यही एक उपाय किया जा सकता है कि क्वेश्चंस को, डाटा को थोड़ा चेंज करें, टफ करें, ताकि कम से कम बच्चे सॉल्व कर पाए। 5/11 हो गया, 9×45, 5/11%, 6/11, 9×54, 54, 6/11%, 7/11, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 9×7, 7/11%, 8/11, 8 से 9/72, 8/11%, 9/11, 9×81, 9/11%, लास्ट 10/11, 90, 10/11%। 11 का तो थोड़ा कम भी यूज है, लेकिन आपका जो मैंने पहले बताया 1/9 का मल्टीपल फ्रैक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा यूज में है। इसके बाद मैं आप लोग को एक थोड़ा सा और इसमें बेसिक्स में और आगे बढ़ाऊंगा कि कैसे परसेंटेज और बड़े बड़े परसेंटेज, अभी तो जो भी मैं आपको परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो सारा परसेंटेज वैल्यू 100 से कम ही में है। अब 100 से ऊपर रहे तो उसको हम कैसे थोड़ा देखेंगे, वो अब थोड़ा इसमें समझते हैं। कि परसेंटेज तो हो सकता है 100 के ऊपर वाला भी आ जाए कभी, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग कैसे एग्जाम में जल्दी फाइंड करेंगे। मान लीजिए आपको दे दिया जाए ऐसा कुछ सवाल बने कि 800 का 112 1/2% और इसी में ऐड कर दे 600 का मल्टीपल में है 116, 2/3%। अभी तक तो हम लोग, मैंने आपको सिर्फ बताया 12.5 और 16, 2/3% का। अब 100 से ऊपर रहे, मान लीजिए 112% हम जैसे भी यहाँ लिखें, तो 112 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे जल्दी दिमाग में लाएंगे हम। तो 12.5 का तो आपको पता है कि 1/8 है, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, 100% प्लस 12.5%। 100% का मान होता है 1, 12.5 मतलब 1/8, तो 1 + 1/8 करेंगे तो यही क्या बनेगा 9/8। तो कुछ नहीं सोचना है, जब इतना आपको एग्ज़ाम में इतना नहीं करना है, इतना किए तो एग्ज़ाम तो ख़त्म। ये इसलिए हम बताएं कि 12.5 को जल्दी से यहाँ कैलकुलेट करेंगे। अब उसी तरह से 116 है यहाँ पर, तो 116 2/3 लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करेंगे, तो 100% प्लस 16 2/3%, तो 100% का वैल्यू 1 + 1/6 मतलब 7/6 हो गया। अब इसको हम यूज करें ऊपर में, तो इसका ओवरऑल का वैल्यू कितना है 9/8, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो ये 100 मतलब ये बन गया 900, और प्लस इसका ओवरऑल कितना वैल्यू हो गया 7/6 प्लस 700, 900 + 700 हो गया 1600। एग्ज़ाम में आपको बस इतना ही करना है। ये मैं जो बता रहा हूँ ये तो आपको माइंड में जल्दी से करना होगा, 2 सेकंड 5 सेकंड जितना भी टाइम लगा। 12.5 देखना है,
अब हम आपको बोल दें ऐसे ही कि 512 12.5%, तो आप डायरेक्ट 5 + 1/8 जोड़ोगे, 1/41/8 है ऐसे, 8×5 = 612%, 612 1/2% दे दिए थे, 6 + 1/8 मतलब 49/8, ऐसे करके सोचना होता है, तो तभी क्वेश्चन थोड़ा आसान बनता है जल्दी। तो आज मैं आप लोग को क्या बताया, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मतलब ये कंप्लीट हो गया है। कल से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करूँगा। इसको आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, तभी आप मतलब क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करोगे। तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आज मैं आप लोग को यहीं पर एंड करता हूँ। कल से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस परसेंटेज कहीं प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करूँगा।